Hello friends, I am your friend, guide and teacher for law subject. हम सीए फाउंडेशन के लिए लॉ के पूरे सब्जेक्ट की सीरीज लेकर आए हैं। हम आपको पूरा लॉ पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, याद भी करवा देंगे, वो हमारा वादा रहा। बिजनेस लॉ, यस, दिस इज द सब्जेक्ट फॉर सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, इवन सीए में फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए भी ये कॉमन टॉपिक्स है। आपके 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं फाउंडेशन के कोर्स में, जिसमें एक रहता है अकाउंट्स, दूसरा रहता है इकोनॉमिक्स, स्पेशली सीए फाउंडेशन की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स, जिसके साथ 50% में आपका आता है बीसी के, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज वाला। तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका मैथ्स, स्टैट्स कंबाइंड, एंड फोर्थ सब्जेक्ट जो आता है आपका वो है बिजनेस लॉज। वो आपको फाउंडेशन में, आपके सीए जिंदगी के फाउंडेशन में एंट्री मारेगा और फाइनल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके कोर्स का। स्टैटिस्टिक्स वाला जो आपका सब्जेक्ट है, यानी मैंने कितने सब्जेक्ट्स कहे आपको फाउंडेशन में? सब्जेक्ट नंबर 1 अकाउंट्स, सब्जेक्ट नंबर 2 इकोनॉमिक्स प्लस बीसीके, विच इज योर ओसी जैसा ही सब्जेक्ट, दैट इज बॉम्ब जैसा ही सब्जेक्ट। थर्ड इज योर स्टैट्स प्लस मैथ, एंड फोर्थ ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस लॉ। ऐसे करके आपके 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, 100 मार्क्स ईच ऑफ कोर्स। इन दोनों सब्जेक्ट्स में, अच्छा, बिजनेस लॉज के साथ आपको एक आपका बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश ग्रामर काइंड ऑफ होगा, कम्युनिकेशन बोलते हैं हम लोग इस लेवल पे इसको। तो अकाउंट्स तो आप 11th के बचपन से ही करते आए हैं, इट इज अ फ्रेंडली सब्जेक्ट फॉर यू गाइस, 100 मार्क्स का आता है फाउंडेशन में। इकोनॉमिक्स भी अगेन एक आपका अकाउंट जितना अच्छा दोस्त ना हो तो भी दोस्त तो बोल ही सकते हैं, जाना पहचाना सब्जेक्ट आएगा फिर से यहाँ पे आपको, जो आपको ऑफकोर्स हेल्प करेंगे सीए की फील्ड को नई फील करवाने में, थोड़ा सा जाना पहचाना फील करवाने में, दे विल हेल्प यू। स्टैट्स अगेन 11th-12th में आपने स्टैट्स किया हुआ है और बचपन में मैथ में बड़ी मारे खाई हुई है, तो ये भी सब्जेक्ट ऐसे थोड़े दोस्त थोड़े दुश्मन, बट आपके जाने पहचाने लोग हैं, आपको मदद करेंगे यहाँ पर वो जान पहचान वाली फीलिंग देने के लिए। एंड योर आखिरी सब्जेक्ट जो कि ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट है आपके लिए, बिजनेस लॉज, जो कि आएगा 60 मार्क्स का आपके में, एंड इंग्लिश ग्रामर जिसका नाम है इधर कम्युनिकेशन, जो कि आएगा 40 मार्क्स का। ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है और यही सब्जेक्ट मैं आपको करवाने यहाँ पर आई हुई हूँ। बिजनेस लॉ आप पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लॉ के बारे में थोड़ा बेसिक्स सीख लेते हैं। आई होप आप इस चीज को लेकर बहुत क्लियर होंगे कि आपको ये 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, इस तरह से पैटर्न रहेगा आपका। ये आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, ये तो बस आज आप पहला दिन अटेंड कर रहे हो तो आपको थोड़ा ब्रीफ दे दिया मैंने कि फाउंडेशन के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं और इस तरह से उनका रहता है पैटर्न, जिसमें से कि बिजनेस लॉ आपके लिए एकदम अनजाना सा व्यक्ति है जिसको आप जानते नहीं हो, तो आई विल इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट टू यू टुडे। आर वी रेडी फॉर इट? यस, वी आर रेडी फॉर इट, बट जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल ब्रिंग द डस्ट। या सो मैं आपको बता रही थी कि आपके कोर्स में 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें से कि हम बिजनेस लॉ कर रहे हैं। यस, द वर्ड इज बिजनेस लॉ, बट बेसिकली तो यही कहूँ ना कि ये लॉ का सब्जेक्ट है। तो हम पहला ये सवाल सेटल करते हैं हमारे माइंड में, सब्जेक्ट के साथ जान पहचान बनानी है तो उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो पढ़ा है क्यों जा रहा है, या आखिर लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ती है हमें। लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है समझने के लिए आई विल गिव यू वेरी 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 सिंपल एग्जांपल। सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि लॉ होता क्या है, तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियम। सॉरी, हिंदी थोड़ी सी मात्राएं प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं थी, पर हाँ आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देती हूँ। लॉ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम जो टाइम एंड अगेन हमारी सरकार बनाती रहती है हमारे भले के लिए, देशवासियों के भले के लिए। सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझाया, जो कि हमारे भले के लिए होते हैं। जैसे कि अभी आए दिन नए रूल्स सरकार बना रही है, नियम बना रही है सरकार, हम देशवासियों को कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचाने के लिए।
हमारी सुरक्षा, हमारे चयन के लिए वो नए नए नियम बनाती जा रही है हमारी सरकार। जैसे कि आप लोग को बाहर जाना नहीं, आप अपने घर में ही बंद रहें, जब तक अपने घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। और हर देशवासी की स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ एंड उनकी जान हमारे देश के गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको बचाने के लिए, शांति की भावना क्रिएट करने के लिए और फियर को दूर करने के लिए नियम बनाए। बाहर ना निकले, बाहर अगर जाते भी हो तो जरूरी काम ना हो तब तक ना जाए, और जरूरी काम के लिए जाते हो तो वापस आके हाथ अच्छे से वॉश करें। आप अपनी ड्रेस जो है तुरंत उनको धोने में डाल दें। अगर मास्क पहन के गए थे आप, मास्क पहन के, तो उसे डिस्पोज ऑफ कर दें, उसे रख के ना रखें घर में। ये सब क्या है? नियम, सेट ऑफ रूल्स विच बिकम्स लॉ, यानी कि कानून। क्यों है? हम लोगों की भलाई के लिए, ताकि हम लोग, समाज के लोग, समाज में एकदम निश्चिंतता से कि हम लोग को कोरोना नहीं होगा अगर हमने इतने नियम फॉलो किए तो, और हो भी गया तो हम लड़ लेंगे उससे। तो नियम क्यों बनाए जाते हैं? ताकि समाज के लोग निश्चिंतता के साथ अपना जीवन, लाइफ को निकाल सके, एकदम पीस रहे सोसाइटी में, सब लोग एक क्वालिटी के साथ रहें और सबको न्याय मिले। इन चीज़ों का मेक श्योर करने के लिए सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। दिस वॉज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो आजकल तुम देख रहे हो। आई वुड लाइक टू टेक यू टू वन मोर एग्जाम्पल, जिससे आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ जाएंगे कि कभी भी लॉ बनाया जाएगा तो इन दोनों में से एक कारण के लिए बनाया जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दोनों में से एक रीजन के लिए बनाया जाएगा। हम लॉ की नीड को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम उसके लिए बहुत सदियों पहले जाना पड़ेगा। वैसे भी मोदी जी ले गए हमें रामायण के जमाने में, तो क्यों ना उसी का एग्जाम्पल है। बहुत सालों पहले क्या हुआ करता था, किसी के पास कोई गाड़ी, व्हीकल नहीं होता था, तो राम भगवान को जब वनवास दे दिया गया तब वो कार लेकर नहीं निकल पड़े थे जंगल में। उनको क्या करना पड़ा था? पैदल ही निकलना पड़ा था। अगर आप लोग रामायण देख रहे हैं मोदी जी की बात सुनते हुए तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जब राम जी को वनवास के लिए भेज दिया गया तो क्या राम जी ने अपनी गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी में बैठे और चल दिए? ना जी ना, इतना मॉडर्न जमाना तो नहीं था तब किसी के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई व्हीकल्स नहीं होते थे, क्योंकि उनका इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पैदल ही जाना पड़ता था, पैदल ही निकल पड़े थे जंगल में। हनुमान जी पैदल ही निकल पड़े थे रावण की लंका का नाश करने, तो पैदल ही जाया करते थे। अब जब तक लोग पैदल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपस में कहीं सड़क पे टकरा गए तो क्या किसी का फ्रैक्चर हो जाएगा हाथ? एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ मैं, टकरा जाने से। दो लोग पैदल 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 जा रहे हैं और टकरा गए आपस में, तो क्या उनके टकराने से इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा कि किसी का शोल्डर डिसलोकेट हो जाए, किसी को फ्रैक्चर हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, कोई बेहोश हो जाए, कोमा में चला जाए, या किसी की जान चली जाए? नहीं, कभी ऐसा सुना ही नहीं कि दो इंसान आपस में टकराए, एक्सीडेंट हुआ दो इंसानों का, राह चलते दो इंसानों का, और एक की डेथ हो गई। नॉट पॉसिबल। मतलब अभी तक अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और बीच में एक्सीडेंट हो भी रहा है तो क्योंकि वो पैदल जा रहे हैं तो कोई रिस्क ही नहीं है हमारे सिटीजन्स को, तो अभी तक गवर्नमेंट को कोई टेंशन भी नहीं थी। धीरे धीरे हॉर्सेस को, एनिमल्स को यूज करने लगे हम लोग, घोड़े पे सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अब भी इतना रिस्क नहीं था, कंट्रोल कर लेते थे, वरना सामने वाले को दिख जाता था कि जानवर आ रहा है तो हम ही हट जाए, एनिमल आ रहा है तो चलो। धीरे धीरे हॉर्स कार्ट्स आई, बुलक कार्ट्स आई। अब भी लकड़े की थी ना गाड़ी, तो आज के जैसे ट्रक्स जितनी हैवी तो नहीं थी, एक्टिवास जितनी हैवी तो नहीं थी। अब धीरे धीरे बुलक कार्ट्स यानी कि घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी आने लगी, लेकिन वो लकड़े की बनी हुई थी। क्योंकि वो लकड़े की बनी हुई थी तो इतना अभी भी उससे एक्सीडेंट होने पे इतना ज्यादा चोटें नहीं लगती थी। खरोचे वरोचे ये वो थोड़ा बहुत मरोड़ आ गया या कुछ हो गया वो आता था, रेयर केसेस में डेथ होती थी। आम बात नहीं होती थी कि बैलगाड़ी से टक्कर होकर किसी की डेथ हो गई। नहीं, हमें बहुत दूर से दिख रहा है बैलगाड़ी आ रही है यार, वो तो एनिमल है, उनको कभी भी कुछ हो गया तो भड़केंगे, इधर उधर जाएंगे, हम ही साइड हो जाए। आज भी जब रास्ते पे बैल होते हैं और वो लड़ते हैं तो हम लोग सावधान हो जाते हैं ना कि नहीं यार हमको दूर हो जाना है। तो दैट यूज्ड टू बी द फंडा बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के टाइम पे। तब भी एक्सीडेंट से इतना कोई डेंजर, इतना कोई नुकसान इंसानों की जिंदगी को नहीं होता। धीरे धीरे साइकिल्स आई, लूना आई, अब धीरे धीरे स्कूटर्स आए, 2 व्हीलर्स के बाद 3 व्हीलर्स यानी कि रिक्शास आई, फिर हमारी कार्स आई,
फिर बसेस आई, ट्रक्स आए, ट्रेन आई, मतलब लकड़े की हल्की फुल्की गाड़ी से अब हम लोग भारी भारी व्हीकल्स की तरफ बढ़ते चले। ना ही सिर्फ भारी, बहुत स्पीड में चलने वाले। जितनी स्पीड ज़्यादा होती है एक्सीडेंट में, उतना एक्सीडेंट मेजर होता है ना। एक तो भारी व्हीकल, ऊपर से बड़ी तेजी से आने वाला आ रहा है वो व्हीकल। इंसानों को अब रिस्क नजर आने लगे, व्हीकल्स भी इतने बढ़ने लगे अचानक से। एक तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ हेवी व्हीकल्स, ऊपर से बहुत सारे नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड पे। आप जाते हो और आपके आसपास देखते हो तो काफी सारे व्हीकल्स ही व्हीकल्स दिखते हैं आपको सिग्नल पे। हम अभी भी तब के जमाने की बात कर रहे हैं जब कोई नियम नहीं थे। मैं आपको याद दिला दूं, कहानी सुनते सुनते खो ना जाना। हम अब भी बात कर रहे हैं जब कोई नियम नहीं थे, पैदल चलते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए। पैदल से हम लोग एनिमल्स को यूज करने लगे, एनिमल्स से एनिमल कार्ट्स यूज करने लगे, एनिमल कार्ट से साइकिल्स आई, साइकिल से लूना, एक्टिवा वगैरह वगैरह जो भी आज की चीजें हैं हमारे पास, वहां तक हम लोग पहुंचे। लेकिन अभी भी कोई कानून नहीं था इनको चलाने को लेकर, अभी तक नहीं था। पर लोगों के हाथों में गाड़ियां आ गई थी, यानी चलता फिरता हथियार जिससे कभी भी कोई भी किसी को रौंद देता। ये कैसे? क्योंकि कोई रूल्स नहीं थे अभी तक कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चलाना है, सिग्नल दिखाना है। हथियार दे दिया, लेकिन चलाना कैसे सावधानी से वो अभी तक नहीं सिखाया गया था। अभी तक कोई नियम नहीं बने थे। तो होता क्या था, जब नए नए हथियार मिले लोगों को, तो लोगों ने बोला मुझे तो जैसे मर्जी है कि वैसे टर्न ले लूंगा, मैं तो कोई हॉर्न नहीं मारूंगा, मैं तो रात को अंधेरे में भी हेडलाइट बंद करके चलाऊंगा। सामने वाले को कैसे पता पड़ेगा कि सामने से व्हीकल आ रहा है? एक्सीडेंट तो होएगा ही। बिना बताए टर्न मारोगे एक्सीडेंट होएगा, बिना हॉर्न मारे ओवरटेक करोगे एक्सीडेंट होएगा। अंधेरी रात में अंधेरी सड़क पे बिना हेडलाइट चालू किए गाड़ी चलाओगे, सामने वाले को नहीं नजर आएगी, तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट होएगा। फुटपाथ नहीं है, रोड और फुटपाथ इज वन एंड द सेम थिंग, एक्सीडेंट होएगा। मतलब अब ऐसा टाइम हो गया था जब एक्सीडेंट्स होना यूज्ड टू बी द वेरी 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 कॉमन थिंग। लोगों को अंधाधुंध गाड़ियां चलानी होती थी, जो जैसे मन करे वैसे चलाता था, और आए दिन लोगों के एक्सीडेंट्स के किस्से आज ही इतने सुनते हो आफ्टर नियम, तो तब तो न जाने कितने होंगे, यू कांट इवन इमेजिन। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि जब हमारे घर से हमारा इंसान पैदल भी जाता था तो हमको लगता था ये तो पक्का हाथ तुड़वा के फ्रैक्चर करवा के ही वापस आएगा, ऐसे तो ये वापस आना ही नहीं है। इतनी इनसिक्योरिटी के साथ, इतने डर के साथ लोग जीते थे। दैट यूज्ड टू बी द सिनेरियो। अब सरकार को चिंता होने लगी अगेन अपने सिटीजन्स के लिए। जैसे कोरोना में हुआ, डर गए थे लोग, इनसिक्योर हो गए थे लोग, तो लोगों को शांतिपूर्वक जीवन कंटिन्यूटी में जीने मिले, उसके लिए सरकार ने रूल्स बनाए। जस्ट लाइक दैट, एक्सीडेंट से होने वाली डेथ के आंकड़े देखते हुए लोगों के हाथ कट जाना, पैर कट जाना, ऐसे ऐसे मेजर इंजरीज वाले हादसों की तादाद इतनी बढ़ गई कि अब सरकार डर चुकी थी कि अब तो यार लोग डर चुके हैं सड़क पर पैदल चलने से भी। ये डर निकालना होगा, लोगों को सुरक्षित फील करवाना होगा, और उनकी सुरक्षा के लिए उनको इस एक्सीडेंट जैसी बुराई से बचाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। और तब बैठकर अब समझना यहाँ से पूरा लॉ कैसे बनता है वो समझ आएगा आने वाली कुछ लाइन्स में। जब सरकार को नजर आई समाज में बढ़ने वाली कोई बुराई, तो उनका एक डिपार्टमेंट होता है, ग्रुप ऑफ बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी जो कि नियम बनाने के लिए बहुत डासू कहलाते हैं। उनको उनका काम ही क्या होता है, लॉ मेकर्स कहते हैं। हमने क्या कहते हैं, लॉ मेकर्स या लेजिस्लेचर्स। क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर्स। अब ये लॉ मेकर्स का ग्रुप क्या करता है, बैठ के वो देखता है और ये नई बुराई आई है सोसाइटी में जो लोगों का सुख चैन नींद छीन रही है, अशांति क्रिएट कर रही है, और उस नई बुराई का नाम है एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स। चलो इस बुराई को कम करने के लिए और लोगों में फिर से शांति की भावना क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। वो लोग बैठ जाते हैं नियम लिखने के लिए, एंड द नियम का नाम है रोड ट्रैफिक रूल्स। आर यू गेटिंग इट? कैसे बने रोड ट्रैफिक रूल्स? अगेन रोड ट्रैफिक रूल्स कानून है, रोड पे चलते वक्त आपको कानून के जो बनाए हुए नियम है वो फॉलो करने हैं, वरना डर। रोड ट्रैफिक रूल्स इज अ लॉ, मीन्स सेट ऑफ रूल्स, मीन्स कुछ नियम, सिंपल एज दैट। लॉ मेकर्स के ग्रुप ने बुराई देखी, उस बुराई का इम्पैक्ट कम करने के लिए, लोगों को उससे बचाने के लिए, फिर से शांति क्रिएट करने के लिए उन्होंने सेट ऑफ रूल्स बनाना चालू किया। अब ये ग्रुप ने बोल दिया ये सेट ऑफ रूल्स है तो बन नहीं जाता लॉ,
अभी तो इन्होंने रूल्स बनाए हैं, कुछ नियम सही भी होंगे, कुछ नियम बेतुके होंगे। तो क्या होंगे, अब ये नियमों की पूरी जो ट्रैफिक रूल्स है, जो इन्होंने चिट्ठी बनाई है ट्रैफिक रूल्स की लंबी चौड़ी, वो हो जाएगी लोकसभा में, जो एसएसटी में तुमने पढ़ा होगा कभी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो, हो जाएगी लोकसभा में। वहां पर मेजोरिटी ऑफ द लोग बोलते हैं हाँ हाँ ये नियम सारे के सारे ठीक है, तो फिर आगे जाएगी राज्यसभा में। फिर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मेजोरिटी के साथ जब हाँ बोल देंगे कि इसमें लिखे गए नियम ठीक है, तो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वो जब उसको साइन करके अप्रूव करेंगे और एक तारीख बताएंगे कि ये नियम कब से लागू होंगे, तब जाकर बनता है एक एक्ट। क्या बनता है, वो नियम के सेट को बोला जाता है एक एक्ट। मैं इसकी पूरी तुमको जर्नी बताऊं तो लॉ मेकर्स को बुराई दिखी, एक्सीडेंट नाम की बुराई हमारे समाज में, तो उन्होंने क्या किया, ट्रैफिक कंट्रोल रूल्स की लिस्ट बनाई। अब इन लोग के पास सिर्फ बनाने का पावर है, इस कानून को देश में लागू करने का पावर इनके पास नहीं है, ये लोग सिर्फ कानून बना सकते हैं। अब क्या जाता है, ये रूल जाती है, रूल की लिस्ट जाती है आगे लोकसभा एंड राज्यसभा में, जहां मेजोरिटी वोट्स के साथ अगर ये हाँ मंजूर हो जाती है, इसको परमिशन मिल जाती है, तो ये जाता है आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अगर वो उसे अप्रूव कर देते हैं तो ये जो बन के निकलता है वो है, इसका नाम है मोटर व्हीकल्स एक्ट। क्या बन जाता है, एक एक्ट, यानी कि देशवासियों को फॉलो करने का कानून, तब जाकर बनता है एक्ट, एक एक्ट। तो एक एक्ट जन्म एक थॉट से रहता है कि कोई बुराई सोसाइटी में है, तो वहां से वो कैपिटलाइज होता है इनटू अ कानून जो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए, आखिरी बार आई एम रिपीटिंग कैसे एक एक्ट बनता है। और ये मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आप इस स्टेज से फाइनल तक आप जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, वो चैप्टर्स और कुछ नहीं है पर अलग अलग कानून यानी कि अलग अलग एक्ट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो फाउंडेशन में आपको कौन से कानून पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर आपको पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, फिर आपको पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर आपको पढ़ना है एलएलपी एक्ट 2008। मतलब आप एक चीज देख रहे हैं, सब कोई जो आप चीज पढ़ रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, एक्ट यानी कि कानून। अभी एक ऐसे रूल्स की लिस्ट है या रूल्स की किताब है जिसको मंजूरी मिल चुकी है सरकारी, और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी, मतलब अब तुम सब इंडियंस को ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। और अगर कोई इसे फॉलो नहीं करेगा, अगर कोई इसे फॉलो नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट है। एक्ट बन गया मतलब इट इज कंपल्सरी टू बी फॉलोड। आर यू गेटिंग इट? तो हम क्योंकि अब सब एक्ट्स ही पढ़ने वाले हैं, यहाँ से तुम लॉ के किताबों में क्या देखोगे, अलग अलग एक्ट्स ही पढ़ोगे। पांचवा भी एक और है तुम्हारा कंपनीज एक्ट। तो पहले ये तो समझ आया कि एक्ट बनता कैसे है, आर यू गेटिंग इट? उसके लिए पहले ये तो समझ आया कि एक्ट बनता कैसे है, ठीक है। तो क्या दिख रही थी, लॉ मेकर्स का काम होता है, समाज में कोई बुराई फैल रही होती है तो उसे ऑब्जर्व करते रहते हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेशन से ये पाया कि एक्सीडेंट नाम की बुराई बड़ी फैल रही है और लोगों में बड़ा डर क्रिएट कर रही है, तो उन्होंने उस बुराई को कम करने के लिए क्या किया, ट्रैफिक रूल्स बना दिए। अब ये इनके बना देने से लॉ नहीं बन जाता, तुमको फॉलो करना शुरू नहीं करना पड़ता। अब तो क्या होगा, अभी तो ये सिर्फ इन्होंने बनाई है, हो सकता है इसमें से कुछ रूल्स बिल्कुल बेतुके हो और लोकसभा राज्यसभा वाले बोले नहीं ये 10 रूल्स तुम हटा डालो, और कुछ रूल्स इनको लगे कि डालने चाहिए तो वो ऐड ऑन कर रहा है। यानी कि अभी तो ये रफ ड्राफ्ट है, अभी तो इसकी चेकिंग करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, उसमें कुछ एडिशंस करवाएंगे, कुछ चेंजेस करवाएंगे, फिर उनको लगता है कि हाँ अब एकदम ठीक है, लोगों को फॉलो करने के लिए बोला जा सकता है, तो दे विल गिव परमिशन। मेजोरिटी वोट्स मिल गए तो ये जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वो जब उसको अप्रूवल देंगे
तब जाके बनता है ये रूल्स जो इन्होंने बनाए थे वो बनती है एक एक्ट। तब तक इसको क्या बोला जाता है, यहाँ तक की जर्नी में इसका नाम क्या होता है, ऑर्डिनेंस। क्या होता है नाम यहाँ तक, ऑर्डिनेंस। मतलब अभी सिर्फ रूल्स हैं जो अंडर कंसिडरेशन है, जिसपे अभी चर्चा हो रही है। जब हमको लगेगा कि ये एकदम अच्छे से बन चुके हैं, सारे रूल्स लिस्ट हो चुके हैं और देशवासियों को फॉलो करना शुरू करना है, तब वो बन जाएगा एक्ट। एक्ट मतलब अभी ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं तो तब भी सेट ऑफ रूल्स है, तो अब भी सेट ऑफ रूल्स है। इन्होंने रूल्स ही बनाए थे, जिनको मंजूरी मिल गई तो बन गया एक्ट। बट ओनली डिफरेंस इज, जब तक रूल्स है तब तक तुमको फॉलो करना कंपल्सरी नहीं है। जब तक रूल्स है तब तक तुमको फॉलो करना जरूरी नहीं है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मंजूरी दे देंगे और बन जाएगा एक्ट, तब हम सब पे लागू हो जाएगा और हम सबको उसे फॉलो करना कंपल्सरी है। यहां तक क्लियर है कि एक्ट कैसे बनता है, लॉ क्यों बनता है। क्योंकि कोई बुराई थी जिसकी वजह से अशांति और डर में जी रहे थे लोग। पहले कोरोना वायरस का एग्जांपल लेकर हमने समझा, फिर रोड एक्सीडेंट्स का एग्जांपल लेकर हमने समझा। इस बुराई से लोगों को बचाने के लिए कुछ नियम बनाए गए। तो ये पहला मकसद था लॉ का। क्यों लॉ बनाया जाता है, लॉ यानी कि सेट ऑफ रूल्स यानी कि नियम। क्यों बनाए जाते हैं नियम, लोगों को बुराई से बचाने के लिए, अशांति की फीलिंग से शांति की फीलिंग में ले जाने के लिए। सेकंड रीजन क्या होता है लॉ बनाने का, कुछ अच्छाई भी स्प्रेड करनी होती है, अच्छाई को बढ़ावा भी देना होता है। तो हम लोग बना देते हैं ऐसे ऐसे नियम कि जिससे लोग इनकरेज हो जाएंगे अच्छाई करने के लिए। जैसे कि मोदी जी बार बार आकर आपको बोल रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कह रहे कि तुम अपना ध्यान रखो, ये भी कह रहे हैं कि हो सके तो देश के जो गरीब लोग हैं, जिनका रोज कमाकर रोज खाने वाला किस्सा था, जो अब नहीं कमा पा रहे हैं, हो सके तो उनका खाना तुम देख लो, अगर तुमसे हो सकता है तो मैं खुश हूँगा। ये तो चलो कोई कंपल्शन नहीं है, उनकी एक प्ली है। तो जितने लोग भी मोदी जी को मानते होंगे वो इस अच्छाई को स्प्रेड करेंगे, फॉलो करेंगे, अगर मोदी जी ने इसको बोल दिया। आर यू गेटिंग इट? बट इसको नियम भी बनाया जा सकता है। आई विल गिव यू अ रियल एग्जांपल ऑफ नियम। ये तो कोरोना चल रहा है काफी, तुम समझ सको इसलिए आई गिव एन एग्जांपल। लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि अच्छाई फैलाने के लिए कैसे नियम होते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है और आगे जाकर तुमको इस पे आएगा भी टॉपिक, ठीक है। क्या होता है, फैक्ट्री में लेबर लोग जाते हैं, बहुत सारे लेबर लोग रोज जाते हैं, वहां पर प्रोडक्शन करवाते हैं और उनको शाम को वेजेस मिलते हैं और घर आते हैं। कभी अक्सर ऐसा होता है, नॉट कभी, अक्सर ऐसा होता है कि फैक्ट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ स्लैब गिर गया, कुछ मशीनरी में शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ लेबरर्स की डेथ हो गई, या लेबरर्स का पैर कट गए परमानेंटली। खास करके अगर आपने सुना भी होगा न्यूज में, तो तुमने कंस्ट्रक्शन साइट के लिए सुना होगा कि जहां पर कहीं बड़ी सी बिल्डिंग बन रही थी, वहां पर 4th फ्लोर पे एक लेबरर काम कर रहा था छत का, और वहां पर लापरवाही की वजह से वो स्लैब नीचे गिर गई और लेबरर्स की गिर के डेथ हो गई। इन लोग की फैमिलीज का क्या, अगर फैक्ट्री पे काम पे जाने की वजह से और वहां के कुछ लापरवाहियों की वजह से लेबर की जान चली गई, जो इकलौता कमाऊ मेंबर था घर में, अब बाकी के घर का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा। अब इनके घर वाले चले भी जाते थे ना कि आपके यहाँ पर हादसा होने की वजह से हमारे घर वाले की डेथ हुई है, हमें उसका मुआवजा दो, कंपनसेशन दो, तो वो लोग कभी इसका कंपनसेशन नहीं देते थे, कभी नहीं। कौन सुनेगा इनकी, कौन मानेगा इनकी। तो सरकार ने देखते देखते एक लॉ बना डाला, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट। कुछ याद आ रहा है? तुम लोगों ने रिजर्व सुना होगा, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाल के रखते थे, ट्रांसफर करते थे, बैलेंस शीट में रिजर्व्स में दिखाते थे। रिमेंबर वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, जाना पहचाना। इस फंड से क्या होगा, जब एक्चुअली में किसी लेबरर को कुछ हो जाएगा और उसे मुआवजा देने की बात आएगी, तो उसमें से हम वो मुआवजा पे करेंगे। पीएल बैलेंस शीट में तो बड़ा डाला होगा तुमने, लेकिन आज इसका मकसद भी समझ लो। आर यू गेटिंग इट? तो पहले लोग इसे नहीं दिया करते थे, तो फैक्ट्री वालों को एनकरेज करने के लिए, मजबूर यहाँ एनकरेज करने के लिए कि तुम्हें अपने लेबरर्स को फंड देना के लिए फंड अलग रखना ही पड़ेगा, और कभी कुछ किसी को हो जाए तो उस फंड में से पैसा निकाल के देना ही पड़ेगा।
उस अच्छाई को स्प्रेड करने के लिए कि मेजोरिटी किससे अब जब हो, वर्कर्स के डेथ के या वर्कर्स के परमानेंटली हाथ कट जाने वाले किससे, तो फैक्ट्री वाले उनको कंपनसेशन दे ही दे, उसके लिए एक कानून बना दिया वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, जिसके तहत अब इन लोग को ये मुआवजा देना ही पड़ेगा, और अगर फैक्ट्री वाले नहीं देते तो लेबरर्स के फैमिली वाले केस करके मिले। तो अच्छाई को बढ़ावा दिया, ये तो अच्छी बात है। अब अगर कानून ही बन गया कि तुमको अपने लेबरर्स को देना पड़ेगा तो अच्छा हो गया। अब कम से कम 50 तक के तो लोग ऐसे होंगे कि जिनको एक्चुअली फैक्ट्री वाले देंगे डर में कि अगर कहीं उठ के एक भी लेबरर को, अब देखो मैं मान रही हूँ आप मन ही मन ये सोच रहे हो कि लेबरर जाके कोर्ट में केस करेगा, क्या लेबरर नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारी एनजीओज होती है ना, सोशल वर्कर्स होते हैं ना, जो इनके लिए लड़ेंगे। और कोई भी उठ के खड़ा हो गया तो फैक्ट्री के मालों की तो बेइज्जती हो जाएगी, रेपुटेशन लॉस हो जाएगा। और अब तो एक्ट में बोल दिया गया है कि तुमको अपने लेबरर को पैसा देना पड़ेगा अगर उसकी डेथ फैक्ट्री में काम करते वक्त फैक्ट्री के हादसे की वजह से हुई है, तो तुमको देना ही पड़ेगा। तुम नहीं दोगे तो तुम पे केस ठोक कर भी ये लोग ले सकते हैं। तो फिर कोई सोशल वर्कर आकर अगर लेबरर्स की मदद कर देगा और उस कंपनी के मालिकों पे, फैक्ट्री के मालिकों पे केस ठोक दिया, तो उनकी तो धज्जियां उड़ जाएगी इज्जत की। इस डर से ही सही अब एक अच्छाई फैलना शुरू हो गई कि अब किसी लेबरर के घर वालों को भूखा नहीं मरना पड़ेगा, कम से कम कुछ समय तक का तो उनके पास पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, उनको मुआवजा मिल जाएगा। यानी लर्निंग लेसन नंबर 2, लॉ सिर्फ बुराइयों को कम करने के लिए नहीं बनता, बल्कि अच्छाई स्प्रेड करने के लिए, अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए भी बनता है। यानी व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ से हमने शुरू किया था। तो पर्पस ऑफ लॉ था किसी बुराई को कम करना या अच्छाई को बढ़ावा देना। ग्रेट। लॉ का पर्पस क्या हो गया, यहाँ तो नियम बनाए जाते हैं बुराई को कम करने के लिए, यहाँ तो नियम बनाए जाते हैं अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए। दिस इज द पर्पस ऑफ लॉ। कोरोना वायरस की बुराई का इम्पैक्ट कम करने के लिए नियम बन रहे हैं, एक्सीडेंट्स का इम्पैक्ट कम करने के लिए नियम बने, वर्कमैन को पैसा मिले वर्कर्स को, उसको मेक श्योर करने के लिए, उस अच्छाई को स्प्रेड करने के लिए नियम बने। दिस इज द पावर ऑफ लॉ, दिस इज द पर्पस ऑफ लॉ, या दिस इज द नीड ऑफ लॉ। लॉ की जरूरत ही इसलिए है कि या तो कोई बुराई को कम करो या तो कोई अच्छाई को बढ़ावा दो। यहां तक हमने जो भी डिस्कस किया, प्लीज हैव अ लुक। आई विल बी बैक with another session. Thank you.